जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम लोग जो पिछला करंट अफेयर सीरीज था जिसका एक लेक्चर कल अपलोड हुआ था वो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें बेसिकली सोशल इशूज के कुछ टॉपिक्स और प्रीलिम्स स्पेसिफिक एक फैक्ट जो है वो मैंने डिस्कस किया था, रामसर साइट्स। ठीक है। तो उसी सीरीज में जो है आज जो है हम लोग प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो है बायलेटरल एक्सरसाइजेज, बायलेटरल मतलब जो दो देशों के बीच में एक्सरसाइजेज होती हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, यूपीएससी हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, आपके टेस्ट में भी क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है। तो बायलेटरल एक्सरसाइज जनरली वो हुआ कि दो कंट्री आपस में मिलके डिफेंस एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, ये डिफेंस एक्सरसाइज हैं। मतलब इंडिया के जो भी डिफेंस फोर्सेज हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, ठीक है, तो वो जो है दूसरे देश के डिफेंस फोर्सेज के साथ, उनके आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के साथ जो है एक्सरसाइजेज करती हैं। ठीक है। और जनरली जो इसमें से मोस्ट ऑफ एक्सरसाइजेज जो हैं वो हर साल जो है इंडिया के या जो जिस देश के साथ कराया जा रहा है उस देश में जाके किसी ना किसी एरिया में जो है ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो होती हैं। ठीक है। तो इस बात को जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो बायलेटरल एक्सरसाइज है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो आर्मी के बीच में ऑस्ट्रा हिंद जो है एक्सरसाइज होती है और नेवी के साथ ऑस इंडेक्स होती है। ठीक है। ऑस बेसिकली इंडेक्स, इंड क्या है? इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज। ठीक। इंडिया बांग्लादेश के बीच में संप्रति। तो आपसे अगर प्रीलिम्स में पूछ लेते कि संप्रति एक्सरसाइज जो है वो किन दो कंट्रीज के बीच में होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। सिमिलरली आपसे पूछा जाए हैंड इन हैंड जो है ये किन दो कंट्रीज के साथ होता है, तो ये इंडिया और चाइना के साथ होता है। ठीक है। सिमिलरली आपसे वरुण एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में होता है, तो इंडिया और फ्रांस के नेवी के बीच में होता है। इसके अलावा जैसे गरुड़ शक्ति है, तो गरुड़ और गरुड़ शक्ति, ठीक है, ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिफेंस एक्सरसाइज हैं, जैसे एक्वावेरिन है, तो मालदीव जो है अपना पड़ोसी है साउथ में, जैसे जो अपना लक्षद्वीप है। ठीक है। साउथ में जैसे अपना लक्षद्वीप है जो कि अरेबियन सी में है, तो उससे थोड़ा सा नीचे हम लोग जाएंगे। ठीक है। जैसे 6 डिग्री चैनल है। ठीक है। 6 डिग्री चैनल के पास जो लेटीट्यूड होता है, लेटीट्यूड समझते हैं, जैसे ये अपना अर्थ है। ठीक है। तो ये इक्वेटर होता है, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड हो गया। ठीक। तो इंडिया जो है बेसिकली नॉर्थ हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है इंडिया। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में इंडिया आ जाता है और ईस्टर्न मतलब ईस्ट में आता है। ठीक है। मतलब ईस्टर्न हेमिस्फेयर मतलब पूर्वी गोलार्ध में आ जाता है। ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में बेसिकली इंडिया आता है। तो यहाँ पे जो है अपना साउथ में कंट्री है मालदीव, तो उसके साथ इंडिया जो है एक्वावेरिन एक्सरसाइज कराता है। तो आपको जो है इन सभी एक्सरसाइज के नाम जो है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला है कि इन सभी एक्सरसाइज के नाम जो है आपको पता होने चाहिए। एक एक को रीड करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको स्लाइड दिखा दिया। आप यहाँ से या गूगल करके, चूंकि मेरा जो काम है वो ये है कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बता देना कि इसका जो है इससे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं। गारंटी, जैसा कि मैंने बोला, गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, गारंटी कोई भी नहीं ले सकता कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं और जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो उसी 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 सोच को लेकर जो है बेसिकली मैंने शुरुआत की है कि अगर प्रीलिम्स को और 5 महीने हैं और डेली एक टॉपिक भी अगर होता है तो 100+ टॉपिक्स जो हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो कवर हो जाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से इंडिया यूनाइटेड किंगडम में अजय वॉरियर है, नेवी के बीच में कोकन है, एयरफोर्स के बीच में इंद्रधनुष है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ये सब तो पूछे गए हैं। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबर, तो मालाबर जैसे मल्टीलेटरल लिखा हुआ है, मल्टीलेटरल मतलब इससे कई कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया और यूएस तो है ही, इसके साथ जापान भी है और हाल में ही ऑस्ट्रेलिया भी है। तो इंडिया जापान, इंडिया जापान और यूएस और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और ये सभी के सभी जो है मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट तो करते ही हैं। शुरुआत में इंडिया सिर्फ यूएस के साथ करता था, लेकिन बाद में जो है ये जापान इसमें ऐड किया गया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये बात आपको समझना चाहिए, इसे नेवी एक्सरसाइज है। ठीक है। तो आपने एक टर्म सुना होगा क्वाड, क्वाड। ठीक है। क्वाड, तो ये क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जो बेसिकली है, इसमें भी यही 4 कंट्रीज हैं, इसमें भी यही 4 कंट्रीज हैं। और इस क्वाड्रिलेटरल ग्रुप का बेसिकली मोटिव ही यही है कि जो इंडियन ओशियन रीजन है, जो इंडियन ओशियन रीजन है, उसमें किस प्रकार से चाइना को काउंटर किया जाए, चाइना को किस प्रकार से काउंटर किया जाए, क्योंकि चाइना जो है वो इंडियन ओशियन रीजन में कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो साउथ चाइना सी वाला इशू हो, और इसका जो है स्ट्रिंग ऑफ पल्स, आपने स्ट्रिंग ऑफ पल्स का नाम सुना होगा, स्ट्रिंग ऑफ पल्स का आपने नाम सुना होगा। तो बेसिकली चाइना क्या कहता है, मान लीजिए ये इंडिया है। ठीक है। और इंडिया का बेसिकली ये ईस्टर्न पोर्शन है। ठीक है। और इस तरह जो पूरा इंडियन ओशियन रीजन है, इसको पूरा चाइना जो है स्ट्रिंग ऑफ पल्स के थ्रू बेसिकली और साउथ चाइना सी के थ्रू बेसिकली वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये चाइना की पॉलिसी है कि किस प्रकार से
इंडियन ओशियन रीजन को ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से कंट्रोल करें। जैसे यहाँ पे श्रीलंका है इंडिया के साउथ में, तो यहाँ पे भी चाइना अपना पोर्ट बना रहा है, हम्बनतोता पोर्ट। सिमिलरली आप जानते हैं कि चाइना बेसिकली यहाँ पे है, मान लीजिए ये इंडिया का नॉर्थर्न पोर्शन है, ठीक है, चाइना यहाँ पे है, और चीन इंडिया के जो बेसिकली वेस्ट में, इंडिया के बेसिकली वेस्ट में पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है। तो चाइना और पाकिस्तान का बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भी है ये डेवलप हो रहा है, जिसमें चाइना जो है अपने वेस्टर्न रीजन से पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया इसको ऑब्जेक्शन कर रहा है। क्यों ऑब्जेक्शन कर रहा है? क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू बेसिकली इंडिया के नॉर्थ में जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके थ्रू जो है ये बेल्ट जाता है। इसको बेल्ट और रोड इनिशिएटिव कहते हैं, BRI, बेल्ट एंड रोड। तो बेल्ट जो है और ये रोड, तो बेल्ट बेसिकली जो है ये लैंड के ऊपर है, बेल्ट जो है ये लैंड के ऊपर है और रोड जो है ये सी के ऊपर है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बेल्ट जो है बेसिकली लैंड के ऊपर है और रोड जो है ये सी के ऊपर है, ठीक है। तो इसके थ्रू बेसिकली चार कॉन्टिनेंट को कंट्रोल जोड़ने की कोशिश कर रहा है चाइना, जिसमें से एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, ठीक है, एशिया अफ्रीका, मेनली ये थ्री कॉन्टिनेंट है, और हो सके फ्यूचर में तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को भी इन जो है चाइना इसमें जोड़ेगा, अपने ट्रेड रूट से बेसिकली जो है जोड़ने की कोशिश करेगा। तो मैंने आपको बताया कि ये डिफेंस एक्सरसाइज भी जो होते हैं ये उसी मोटिव से की जाती हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था, पहले इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन 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 जो है जब से इंडिया क्वाड का मेंबर बना, तब से बेसिकली जो है इस तरह की एक्सरसाइजेज जो है मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज, इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लिया गया, जापान तो था ही, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मल्टीलेटरल, इसके अलावा और भी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होते हैं, इसमें कुछ नाम छूट गए हैं, तो आपको ये तो रेगुलर एक्सरसाइज है, ये हर साल होते हैं, इसके नाम तो आपको पता होने ही चाहिए। इसके अलावा जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होते हैं, जैसे मिलन है, मिलन में कई कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जनरली बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी जनरली इसमें होता है, और इसमें काफी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, इंडियन नेवी भी करती है। तो ये बेसिकली कभी कभी इंडिया ने भी इसको होस्ट किया है, तो मिलन एक्सरसाइज आपको पता होगा। इसके अलावा रिम पैक ये भी जो है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। तो ऐसे कई एक्सरसाइज हैं, तो जो भी न्यूज में होते हैं और अगर हो सके तो वो एक्सरसाइज कहाँ हो रहा है, समझ रहे हैं ना, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज है और कौन कौन से कंट्रीज के बीच में हो रही है। इंडिया तो रहेगा जो इंडिया का है, लेकिन साथ में किसके साथ कर रहा है और बेसिकली कौन से प्लेस पे ये हो रहा है, आपको पिछले 1 साल का जो डाटा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिकली वो है, जैसा कि मैंने बताया कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो है मैं एक टॉपिक करूंगा। तो कल मैंने जो है वो रामसर साइट कवर किया था, आज मैंने डिफेंस एक्सरसाइज जो है कवर किया है। तो आप जो भी यहाँ पे एक्सरसाइज है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो गूगल पे जाके सर्च करके आप अपना एक शॉर्ट नोट्स में कवर कर लीजिए। तो आई एम होपफुल, मैं आशा करता हूँ कि आप एक शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आइए आज का जो सोशल इशू, जो हम लोग का करंट अफेयर सीरीज चल रहा है, सितंबर 2022 के जो करंट अफेयर सीरीज चल रहा है उसके लिए जो बेसिकली जो है उसके जो हम लोगों ने लास्ट में सोशल इशू से कुछ टॉपिक्स किए थे, कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे, वुमेन इन स्टेम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, पोषण अभियान, तो ये सभी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो आज जो है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और आज भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अब आइए डी नोटिफाइड ट्राइब्स पे, ठीक है, जिसको हिंदी में शायद विमुक्त जातियां कहते हैं, जनजातियां कहते हैं। तो ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं क्या? पहली तो ये बात समझते हैं, पहली बात तो हम लोग ये समझते हैं ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स ये हैं क्या, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली आप इस तरीके से समझिए, जब ब्रिटिश का शासन था, ठीक है, जब ब्रिटिश ने पूरी तरीके से बेसिकली 1857 में जब प्रॉपरली कंट्रोल हो गया ब्रिटिश का, ठीक है, तो उसके बाद कई ऐसे, जब देखा ब्रिटिश ने कि रिवोल्ट हुआ, जब ब्रिटिश ने देखा कि 1857 रिवोल्ट हो गया, इसके अलावा काफी जो हैं इंपॉर्टेंट रिवेलियन हुए थे, अलग अलग ट्राइबल रिवोल्ट, मतलब जनजातियों के द्वारा काफी विद्रोह हुआ था, ठीक है, जनजातियों के द्वारा काफी विद्रोह, संथाल रिवोल्ट हो जाए, चाहे रंपा रीजन में हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली जो है
उसको किस प्रकार से काउंटर करना है, किस प्रकार से ब्रिटिश को इन रिवोल्ट को किस प्रकार से काउंटर करना है, तो उसको लेके जो है कुछ कदम ब्रिटिश सरकार ने उठाए। और वो कदम जो है बहुत ही बेवकूफ़ी भरे और बहुत ही रैंडम तरीके से बिना सोचे समझे ये कदम उठाए। उनमें से एक कानून जो था ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था। उनमें से एक कानून, ये बेवकूफ़ियों से भरा हुआ कानून, ये बेसिकली ब्रिटिश सरकार ने ये लाया। इसका मोटिव क्या था, वो समझिए। बेसिकली जो ट्राइबल रिवोल्ट हो रहे थे, तो इसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, उसके लिए ये एक्ट लाया गया। तो इन्होंने सोचा क्या कि इंडिया में जो बेसिकली जातिगत व्यवस्था है ना, कास्ट रिलेटेड सोसाइटी यहाँ पे है, एक तरीके से वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, ठीक है, इंडिया में, कि भाई एक परिवार के जो लोग हैं वो किसी एक सेक्टर से वो यही काम करते हैं, ठीक है। ऐसा अब तो खैर मतलब ऐसा नहीं है ये सिस्टम बहुत ज्यादा, लेकिन पहले ऐसा था। पहले इंडिया में बेसिकली काफी ज्यादा इसमें कड़ाई से ये नियम फॉलो किए जाते थे, ठीक है। तो जो वर्ण व्यवस्था के जो नियम थे, उसके अनुसार ब्रिटिश ने सोचा कि बेसिकली ये जो लोग हैं जिन्होंने ट्राइबल्स कुछ रिवोल्ट किए, ठीक है, अगर इनके जो बच्चे होंगे कुछ अपराधी हैं, तो उनके बच्चे भी अपराधी होंगे। समझ रहे हैं आप ब्रिटिश का क्या सोच था? और ऐसा होता था कि जनरली जितने भी डीनोटिफाइड ट्राइब्स थे, जितनी भी ये जनजातियां थीं, ये बेसिकली नोमैडिक और सेमी नोमैडिक, मतलब घुमंतु और अर्ध घुमंतु। माफ करिएगा, थोड़ी सी हिंदी को लेके हो सकता है कुछ त्रुटि हो, लेकिन बेसिकली आपको यहाँ पे टॉपिक समझना है, तो उन त्रुटियों को माफ कर दीजिएगा, ठीक है। आज मेरी आवाज भी जो है कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, तबीयत ज्यादा सही नहीं है, तो उसके लिए भी जो मैं माफी चाहता हूँ। तो बेसिकली घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो है जनजातियां, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जो है ये जनजातियां थी, ठीक है। तो ये क्या होती थी, एक स्थान पे नहीं टिकी होती थी, ये बेसिकली जो है भ्रमण करती रहती थी सीजन्स के हिसाब से, समझ रहे ना, सीजन्स के हिसाब से। ये घूमते घूमते बेसिकली किसी लैंड पे चले गए, वहां पे कुछ अपना क्रॉपिंग कर ली, समझ रहे हैं ना। इनके साथ हो सकता है कुछ पशु भी हो, तो ये बेसिकली घूमते रहते थे। इनका कोई इनका अपना जो है परमानेंट सेटअप नहीं था, और ऐसी जनजातियां अभी भी हैं जिनका कोई परमानेंट सेटअप नहीं है, तो उनमें से बेसिकली जो है ये नोटिफाइड ट्राइब्स थी। और इनको जो है अंग्रेजों ने बेसिकली इस एक्ट के तहत जो है इनको जेल में बंद करना शुरू कर दिया कि भाई इसके पिताजी जो हैं कुछ क्राइम किए हैं या नहीं भी किए हैं, बस वो घुमंतु समुदाय से हैं, इसका मतलब जो है वो क्रिमिनल हो गए। और उनके बच्चे जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा होंगे, वो निश्चित तौर पे जन्मजात अपराधी होंगे, बॉर्न क्रिमिनल जन्मजात अपराधी होंगे, ठीक है। तो ऐसा बेसिकली जो है इन्होंने सोच लिया, और उसी बेसिस पे जो है ये एक्ट लागू कर दिया। तो ये जितने भी ये लोग हैं ये बेसिकली इंगेज होते हैं स्नेक चार्मर, मतलब सपेरे होते हैं, समझ रहे हैं ना। एक्रोबैट मतलब रोड के किनारे आप देखते होंगे कुछ लोग जो है बेसिकली रस्सी पे चलने का काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। कुछ डांस कर रहे हैं, कुछ बंदर और भालू के साथ डांस करवा रहे हैं, कुछ सपेरे हैं जो सांप को दिखा के नाग पंचमी हो या किसी त्योहार पे हो बेसिकली कुछ पैसे जो है अपना वो करते हैं। इस तरह के जो लोग हैं, और कुछ पशुपालक भी हैं जो अपने पशुओं के साथ घूमते हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं इस ट्राइब्स में आते हैं। अब हुआ क्या बेसिकली, इस करे एक्ट के तहत ब्रिटिश ने जो है इनके ऊपर काफी ज्यादा ज्यादती की, काफी ज्यादा इनके ऊपर जो है इनका एक्सप्लॉयटेशन किया, काफी ज्यादा इनका शोषण किया, इनको जेल में बंद कर दिया। इनके बच्चे जब बड़े हो उनको जेल में बंद कर दिया। तो इस तरीके से उनको जन्मजात अपराधी की तरह ट्रीट किया गया कि पैदा हुआ है अभी से ही अपराधी है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये डिनोटिफाइड ट्राइब हो गया। आपको समझ में आ गया कि ये बेसिकली कुछ ऐसी जनजातियां जो कि नोमैडिक सेमी नोमैडिक मतलब घुमंतु अर्ध घुमंतु, उनको ब्रिटिश ने बॉर्न क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, नोटिफाई कर दिया, ठीक है। तो हुआ क्या, जब देश आजाद हुआ तो इनको डी नोटिफाई किया गया, मतलब हटाया गया। इनको डी नोटिफाई किया गया मतलब हटाया गया, ठीक है। इनको डी नोटिफाई किया गया मतलब हटा दिया गया, ये जो कैटेगरी है बॉर्न क्रिमिनल से। तो इसीलिए इनका जो नाम है वो डी नोटिफाइड ट्राइब्स रख दिया गया। इसीलिए इनका नाम क्या हो गया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स रख दिया गया, मतलब हाँ, तो ये रख दिया गया। तो जिस एक्ट के तहत बेसिकली हटाया गया वही आपको पता होना चाहिए, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट। और ये रिकमेंडेशन अनंत 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 शयंगर यहाँ पे रहेगा,
अनंत शयंगर कमेटी। तो अनंत शयंगर कमेटी जो है बेसिकली उसने रिकमेंडेशन दिया था 1949 में कि भाई इनको जो है बेसिकली ये बॉर्न क्रिमिनल वाला जो इनको टैग मिल गया है इनको, उससे किस तरह से बेसिकली हटाया जाए। तो अभी जो डाटा बेसिकली है अपने पास, ये जो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं और डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, उनकी संख्या कुछ 15 करोड़ है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। करीब 15 से 20% पॉपुलेशन जो है इंडिया का, वो ये ट्राइबल कम्युनिटी रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें नोमैडिक, सेमी नोमैडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब हैं। अब समस्या क्या है, और एक और बात आपको जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, वो है कि 31 अगस्त को विमुक्त जातीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जिस दिन इनको बेसिकली हटाया गया था एक तरीके से लिस्ट से। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब आइए देखते हैं अबाउट नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल नोमैडिक ट्राइब आर नॉट डीएनटी। तो जितने भी घुमंतु हैं वो सभी के सभी जो है बेसिकली वो विमुक्त, वो डिनोटिफाइड ट्राइब नहीं है, वो डिनोटिफाइड ट्राइब नहीं है। लेकिन जितने भी डिनोटिफाइड ट्राइब हैं वो बेसिकली घुमंतु हैं, वो बेसिकली घुमंतु हैं। तो ये बेसिकली जो है आपको पता होना चाहिए। तो इसमें फैक्ट्स आपको क्या पता होना चाहिए कि किस दिवस को जो बेसिकली मनाया जाता है, कौन से दिन जो है 31 अगस्त को मनाया जाता है, और इनको किस एक्ट के तहत जो है ये बॉर्न क्रिमिनल, जन्मजात अपराधी घोषित किया गया था, और इसके पश्चात जो है किस एक्ट के तहत बेसिकली उनको हटाया गया, किस एक्ट के तहत इनको बेसिकली हटाया गया। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी या पीसीएस में भी कुछ ऐसे ट्राइब्स के नाम पूछ देती है, कुछ ऐसे ट्राइब्स के नाम पूछ देती है और बोलती है भाई ये ट्राइब हैं या ये कोई सॉन्ग है, कोई फोक सॉन्ग है, मतलब कोई ये लोक गीत है या कोई लोक कला है। अब मान लीजिए आपको ये पता है गुज्जर जो है ये ट्राइब है, आप कई लोगों को आपको पता होगा बंजारा ये ट्राइब है, भील्स ट्राइब है, आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। लेकिन लेकिन काफी लोगों को ये नहीं पता होगा पार्डी जो है ये ट्राइब है, चाहे चेंचून जो है ये ट्राइब है। ठीक है, तो ये आप लोगों को, काफी लोगों को जो है बेसिकली ये बात आपको पता नहीं होगी, ये बात हो सकता है काफी लोगों को पता नहीं होगी। तो एक बात और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो पार्टी पूछ दे ये किस रीजन में है, तो ये महाराष्ट्र रीजन में है, ये महाराष्ट्र रीजन में है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपसे अगर पूछ दे कि चेंचू जो है ये ट्राइब जो है बेसिकली किस रीजन में है, तो ये आंध्र प्रदेश रीजन में है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में समझिएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा कोंडा रेड्डी और बेसिकली ये ट्राइब जो है ये किस रीजन में है, तो ये भी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि दोनों के बॉर्डर आपस में लगते हैं। आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही जो है तेलंगाना राज्य बना था, तो उसमें जो है बेसिकली ये ट्राइब पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये ट्राइब है या कोई फोक सॉन्ग है, जिसका नाम आपको, चेंचू का नाम नहीं पता है, मधुरा का नाम आपको नहीं पता है, तो मधुरा से आपको क्या लगेगा कि भाई ये कोई सॉन्ग हो सकता है या कोई लोकगीत हो सकता है। तो कुराबा, तो बेसिकली जो है आपको ये पता होना चाहिए कि किस रीजन से ये ट्राइब है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए व्हाट आर द इशूज। तो इशूज के बारे में मैंने बता दिया कि इनका काफी 150 साल पहले बेसिकली एक कानून ला दिया गया, जिसकी वजह से इनको 100 साल लगभग 100 साल 70-80 साल जो है इनको सफर करना पड़ा, उसकी वजह से सफर करना पड़ा। इनका नेचुरल हैबिटेट कहाँ था, इनका नेचुरल कुछ फॉरेस्ट हो सकता था या इनका विलेज था, जो भी था, चाहे ये घुमंतु थे। अब जब से ये ब्रिटिश आए, इन्होंने रेगुलेशन शुरू किया, तो इनका क्या हो गया, आइसोलेशन हो गया, अपने नेचुरल हैबिटेट, जो इनकी प्राकृतिक जगह थी जहां पे वो रहते थे, वहां से इनको डिस्प्लेस कर दिया गया। समझ रहे ना, तो उसके पास रहने के लिए इनके पास कुछ परमानेंट स्पेस नहीं है। ठीक, तो ये इनके लिए समस्या है। इकोनॉमिकली तो वल्नरेबल हैं ही, इकोनॉमिकली वल्नरेबल हैं ही, इनके पास जो है बेसिकली पैसे की जो है वो तो तंगी है ही। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना क्या समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है लैक ऑफ डाटा। लैक ऑफ डाटा हुआ क्या, जब देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ तो कई ऐसी ट्राइब थी जिनको एससी, एसटी, ओबीसी, जनरली ये कैटेगरी है कि आपको कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए या कोई भी एजुकेशनल बेनिफिट चाहिए, मतलब पढ़ाई लिखाई में कुछ भी आपको कंसेशन चाहिए इंस्टीट्यूट में, या अगर आपको जॉब के पर्पज से, ठीक है, या कुछ फाइनेंशियल, मतलब कुछ आपको फूड सिक्योरिटी हो या कुछ हो, तो इस कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड करके कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जिससे इन कम्युनिटी के लोगों को जो है फायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब समस्या ये हुई कि ऐसे कई डिनोटिफाइड ट्राइब हैं। एक आंकड़ा कहता है कि 269 डीएनटी। तो ऐसे ट्राइब, संख्या की बात नहीं हो रही, ये ट्राइब्स हैं। ठीक है, संख्या हो सकती है बहुत ज्यादा, करोड़ों में हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे ट्राइब्स जो हैं, ये रिप्रेजेंटेशन इनको नहीं मिला, इनको जो है रिप्रेजेंटेशन इस कैटेगरी में नहीं मिला, इनको रिप्रेजेंटेशन इस कैटेगरी में नहीं मिला। अब इनको रिप्रेजेंटेशन इस कैटेगरी में नहीं मिला तो इनके पास कुछ कार्ड नहीं है,
इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि भाई ये एससी हैं या एसटी हैं या ओबीसी हैं, ठीक है, इनके पास कुछ है नहीं। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इनको जो भी स्कीम्स की बेनिफिट है वो मिल नहीं पाती है, वो जो है इनको स्कीम्स की बेनिफिट मिल नहीं पाती है। तो ये और ज्यादा वल्नरेबल, और ज्यादा इनका शोषण होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो है गवर्नमेंट के पास प्रॉपरली डाटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनका कार्ड वार्ड जो भी है उनको बनाना चाहिए, और इनको जो भी स्कीम्स है इनके लिए कुछ स्कीम्स लॉन्च की जानी चाहिए। इसके अलावा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है कि इनके प्रतिनिधि, इनको बेसिकली कुछ प्रतिनिधि मिलने चाहिए, ठीक है। तो आपको एक आयोग का नाम याद रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस में भी आप कोट कर सकते हैं। एक आयोग था जिसका पूरा नाम था बालकृष्ण सिद्धराम रेंके। बालकृष्ण सिद्धराम रेंके, ये एक व्यक्ति का नाम है। तो इन्होंने इनके इनके नाम पे बेसिकली आयोग था, जो कि डीनोटिफाइड ट्राइब के लिए ही ये आयोग बनाया गया था, ठीक है। ये कमीशन बनाई गई थी, और उनको किस प्रकार से जो है सामान्य धारा में, जो सामान्य धारा है उसमें किस प्रकार से इनको इंक्लूड करना है, इनको बेनिफिट्स पहुंचाने हैं, और इनकी वल्नरेबिलिटी जो है, इनका शोषण कम किया जाए। तो बेसिकली उसको जो है ध्यान में रखते हुए नेशनल कमीशन फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर गैर अधिसूचित खानाबदोश अर्ध खानाबदोश जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो हो सकता है हिंदी वाले में कुछ त्रुटि हो, क्योंकि ये ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश का। तो ये जो है आयोग जो है बनाया गया, और किसके अंदर बनाया गया? बालकृष्ण सिद्धराम रेंके। तो आपको इस आयोग का नाम जो है वो याद होना चाहिए, ठीक। तो डाटा की कमी है ही, इकोनॉमिकल रूप से, चाहे हेल्थ बेनिफिट इनको नहीं मिलता है, एजुकेशनल बेनिफिट इनको नहीं मिलता है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये आयोग का नाम रखना है, और कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ऐसी बात नहीं गवर्नमेंट ने कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन एक ये भी डाटा है कि बेसिकली ये स्कीम्स इनके पास पहुंचे ही नहीं, ये स्कीम्स इनके पास पहुंचे ही नहीं। और अभी भी जो है उसमें जो पैसे हैं, जो फंड अलॉट है, वो बेसिकली अंडर यूटिलाइज है, वो यूटिलाइज ही नहीं हुआ। मान लिया 200 करोड़ रुपया उनके लिए कुछ एक डाल दिया गया कि भाई इनके ऊपर खर्च होगा, वो 200 करोड़ रुपया जो है बेसिकली खर्च ही नहीं हुआ, वो रखा का रखा रह गया। तो ये सभी समस्याएं हैं। इसके अलावा अम्बेडकर जी के नाम पे, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे कुछ इनको छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप मिलती है इनके एजुकेशन के बढ़ावे के लिए। इसके अलावा नानाजी देशमुख के नाम पे इनके लिए हॉस्टल्स फैसिलिटी है, समझ रहे हैं ना। तो ये सभी जो है कुछ कोशिश की गई है इनको बेसिकली डीनोटिफाइड ट्राइब को सामान्य धारा में शामिल करने के लिए, ठीक है। आगे का रास्ता तो एक तो जनप्रतिनिधित्व तो मैंने बताया, इनके कुछ एक लीडर उभरे हैं जो कि इस ट्राइब को रिप्रेजेंट करें और इनके लिए काम करें। पहली बात तो वो है। दूसरी बात आरक्षण, तो आरक्षण तो मैंने बताया कि सबसे पहले तो SC ST OBC में शामिल किया जाए। अगर नहीं हो सके तो इनको जो है अलग से कुछ ऐसी कैटेगरी बनाई जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो लोकसभा राज्यसभा में जैसे वुमेन कम्युनिटी है, ठीक है, उसमें बेसिकली जैसे कुछ सीट्स बेसिकली जो है, सॉरी वुमेन कम्युनिटी का नहीं है, जैसे कुछ SC ST OBC का बेसिकली जो है उनके कुछ सीट्स अलॉटेड हैं, लोकल बॉडीज में वुमेन कम्युनिटी का है। तो बेसिकली उनको कुछ सीट्स 1/3 जो है बेसिकली अलॉट किए जाते हैं कि 1/3 पे जो है उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो सिमिलरली जो है इनको भी कुछ इस तरह के रिप्रेजेंटेशन जो है कुछ सीट्स इनके लिए रिजर्व की जानी चाहिए। इनके लिए कुछ सीट जो है इन ट्राइब्स के लिए कुछ सीट लोकसभा राज्यसभा में, विधानसभाओं में, चाहे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है विधानसभाएं, चाहे विधान परिषद जो भी है, जो असेंबलीज होती हैं, काउंसिल्स होती हैं, उसमें किस प्रकार से इनको शामिल किया जाए, ठीक है। इसके अलावा पहचान के लिए मैंने बोला या तो जो मेन जो अपनी कैटेगरी हमने बना रखी है ST OBC, या तो इसमें बेसिकली शामिल किया जाए, नहीं तो फिर इनको अलग से प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है। तो इस टॉपिक में डीनोटिफाइड ट्राइब में हमने देखा कि एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जो कि घुमंतू समुदाय से बिलोंग करते थे, उनको किस प्रकार से अंग्रेजों ने है वो एक तरीके से अपराधी घोषित कर दिया, पहली बात। दूसरी बात जो है उसको स्वतंत्रता के पश्चात जो है उनको हटाया गया, उससे जो एक्ट था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, और अभी उनकी स्थिति क्या है, उनकी संख्या क्या है, और 31 अगस्त मनाया जाता है, तो उसी को लेकर बेसिकली ये न्यूज में था, ठीक है। इसमें कुछ ट्राइब्स के नाम है जो कि इनसे बिलोंग करते हैं, नोमैडिक ट्राइब से, ठीक। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे जो है अपना एबॉर्शन लॉ इन इंडिया। ठीक है। तो एबॉर्शन लॉ इन इंडिया ये आज हम लोग का दूसरा टॉपिक है। इसके बारे में जो है हम लोग देखते हैं क्या है ये, ठीक है, क्या है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड द राइट टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शन अप टू 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो 24 महीने, जो 24 महीने तक है, 24 महीने तक जो है अब कोई भी जो है अबॉर्शन, कोई भी नहीं, कुछ टर्म्स कंडीशन है, सेफ एंड लीगल अबॉर्शन जो है बेसिकली कराया जा सकता है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो है रिगार्डलेस ऑफ मैरिटल स्टेटस।
रिगार्डलेस ऑफ मैरिटल स्टेटस। तो बेसिकली जो महिला विवाहित है, महिला विवाहित है, महिला विवाहित है या अविवाहित है, महिला अविवाहित है, ठीक है, तो उससे अब फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेसिकली जो महिलाएं हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, आजकल ट्रेंड है, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं या को हैबिटेशन में, चाहे पुरुष महिलाएं, ऐसी बात नहीं सिर्फ महिलाएं, पुरुष और महिलाएं दोनों रहते हैं साथ साथ। ऐसे पिक्चर्स भी बने हैं, ठीक है, पिक्चर्स भी बने हैं काफी। तो बेसिकली जो है लिव इन रिलेशनशिप, आप लोग जानते होंगे ये टर्मिनोलॉजी, और जो कि सामान्यतः यूज किया जाता है, और इसको और उसमें कहा जाए तो को हैबिटेशन, कि भाई पहले हम लोग कुछ समय, साल 2 साल जो है साथ में लड़का और लड़की डिसाइड करते हैं कि साथ में रहेंगे। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई हमें फ्यूचर में शादी, मतलब इस तरह का कुछ शादी करनी है या नहीं करनी है, या साथ में रहना है या नहीं रहना है। ये एक तरीके से ट्रेंड आ गया है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, या उसको ध्यान में रखते हुए और भी ऐसे केसेज होते हैं जिसमें जो है महिलाएं जो हैं, जो अनमैरिड वुमेन हैं, जो अनमैरिड वुमेन है, मतलब जो अविवाहित महिलाएं हैं, ठीक है, तो उनके राइट्स की बात की गई कि भाई उनको जो है ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, कि भाई ये अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, बेसिकली जो है अपने गर्भ को एक तरीके से टर्मिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। तो ये एक विवाद का विषय था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें अपना मत यही दिया है कि चाहे भाई मैरिटल स्टेटस हो, चाहे मैरिड हो, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, क्यों भाई, ये बेसिकली आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो बेसिकली जो है इसको वायलेट करता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेसिकली इनको भी, जो है अनमेरिड वुमेन है, उनको भी जो है 24 वीक तक, जो 24 वीक का नॉर्म रखा गया है, उसमें जो है इनको उसमें जो है इनको दे दी गई ये छूट दे दी गई कि भाई ये भी जो है अपना एबॉर्शन करा सकती हैं, ठीक है। तो एबॉर्शन होता क्या है, तो एबॉर्शन बेसिकली थोड़ा सा समझ लीजिए एबॉर्शन होता क्या है। एबॉर्शन जो है डिलिबरेटली, मतलब जानबूझकर जो है, जानबूझकर कोई अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करता है, जानबूझकर कोई अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करता है, समझ रहे हैं ना, गर्भपात, तो बेसिकली उसको एबॉर्शन कहते हैं। और उससे कुछ कारण हो सकते हैं कि एबॉर्शन क्यों कराना है, एबॉर्शन जो है बेसिकली क्यों कराना है, यहाँ पे है ना डेलिबरेट टर्मिनेशन, मतलब जानबूझ के प्रेगनेंसी को खत्म करना, चाहे सर्जिकल हो चाहे कोई भी तरीका हो, ठीक है। उसके कुछ कारण है। कारण बेसिकली पहला है कि अनडिजायर्ड प्रेगनेंसी, जैसा कि मैंने बोला कि एक महिला जो है, चाहे पुरुष है, जो भी साथ में रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में, अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि शादी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है बेसिकली महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, महिला प्रेग्नेंट, साथ में रह रहे हैं तो हो सकता है, ठीक है। तो अनडिजायर्ड जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, मतलब महिला की इच्छा नहीं है, अभी महिला तैयार नहीं है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। तो आपने ये तीनों एंगल ध्यान रखना है कि महिला शारीरिक रूप से तैयार नहीं है, क्योंकि भाई उसमें 9 महीने जो है बेसिकली आपको गर्भ को रखना पड़ता है, आर्थिक रूप से, उसके बाद भी जो है चूंकि बच्चे की केयर करनी पड़ती है, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से। तो बेसिकली जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि भाई, तो अनडिजायर्ड प्रेगनेंसी जो है उसको कोई खत्म करना चाहता है, तो उसमें जो इनिशियल विलिंगनेस, तो कोई अभी तैयार नहीं है कि वो अभी बच्चे को जन्म दे, उसकी देखभाल करे, और उसके लिए बेसिकली प्रेगनेंसी टर्मिनेट होता है, पहला एक रीजन होता है। इसके अलावा कुछ अनसेफ सेक्स, बेसिकली मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज नहीं किया, कॉन्ट्रासेप्टिव्स में बेसिकली जो भी पिल्स, मतलब कुछ दवाइयां खाई जाती हैं, इसके अलावा जो बेसिक कॉन्डम्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो इसका बेसिकली अगर यूज नहीं किया गया या फेलियर रहा, तो उसकी वजह से कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। तो इन सभी चीजों को जो है बेसिकली अगर कोई टर्मिनेट करना चाहता है, तो उसको हुआ कि भाई कोई ये जो बेसिकली टर्मिनोलॉजी है उसको रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी कहते हैं, कि बेसिकली महिला को अधिकार दिया गया, ये महिला को अधिकार दिया गया कि वो उसका शरीर है, उसके उसके शरीर में, उसके गर्भ में बेसिकली कोई बच्चा है, वो बेसिकली उसको अधिकार मिलना चाहिए कि उस बच्चे को बेसिकली रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती है। कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि बच्चे का भी कुछ अधिकार है, एक समय के पश्चात बच्चे में जीवन आता है, उस बच्चे को भी कुछ अधिकार है कि भाई उस दुनिया में आना चाहता है, उसको टर्मिनेट ना किया जाए। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं, और निश्चित तौर पर दुविधा वाले पॉइंट हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें जगह जगह पे जो महिला जो है, चूंकि महिला भी है और उसका बच्चा है, तो उस पर ज्यादा राइट्स मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेज आते हैं जहां माँ के जीवन को बचाना पड़ता है। मान लीजिए बच्चा है, पेट में बच्चा है, गर्भ में बच्चा है, ठीक है, तो बेसिकली जो है बच्चे को जो कुछ फॉइटल एबनॉर्मेलिटी, मतलब बच्चे में जो है बेसिकली, जो बच्चा गर्भ में है उसमें कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटी है, कुछ बीमारी हो गई, ठीक है, और उस बीमारी का खतरा माँ के ऊपर भी हो सकता है। उस बीमारी का खतरा जो गर्भ में जो बच्चा है उसकी वजह से माँ को भी जो है उसके जीवन पे संकट आ सकता है।
तो ऐसे केस में जो है, ऐसे केस में जो है कुछ सुविधा दी गई। तो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के अबॉर्शन करा सकता है, कुछ फिर भी नॉर्म्स रखे गए हैं। और एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कम लगभग 8 महिलाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कोट किया है, लगभग 8 महिलाएं हर दिन मरती हैं, मतलब उनका डेथ होता है, जिसको इंग्लिश में मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में मुझे आइडिया नहीं है। तो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है बेसिकली माताओं का जो है बेसिकली मृत्यु होती है वो अनसेफ एबॉर्शन, मतलब उनके पास या तो फैसिलिटी नहीं है, या तो फैसिलिटी नहीं है, सबसे पहली बात तो फैसिलिटी नहीं है कि अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में या अच्छे हॉस्पिटल में वो जाके अपना एबॉर्शन गर्भपात करा सके, पहली बात, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि किन्हीं कारणों से वो समाज को या हॉस्पिटल को इस चोरी छुपे करती है, समझ रहे हैं ना, चोरी छुपे, मतलब किन्हीं कारणों से जो है बेसिकली वो समाज को बता नहीं सकती हैं, समझ रहे हैं ना। इस तरह के स्टेरियोटाइप्स या मेंटल एक तरीके से कंडीशनिंग होती है महिलाओं की कि वो समाज को बता नहीं सकती कि भाई विवाह से पहले या ये जो है मैं गर्भवती हो गई, इस तरीका से, समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली यही है, यही समस्याएं हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट हो चाहे पार्लियामेंट हो, उसको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है, लॉ बनाना है। तो आपको प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता क्या होना चाहिए। तो मेडिकल, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी एक्ट 1971 नाम की कोई चीज थी, ठीक है, जिसमें लगभग 50 साल पुराना एक लॉ था जिसको फॉलो किया जा रहा था, एमटीपी एक्ट 1971, तो जिसको बदलाव करके नया एक्ट 2021 में पास किया गया, ठीक है। तो इसमें कुछ जो बातें थे वो आपको पहले पता होना चाहिए, और बदलाव क्यों किए गए उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट था कि 12 वीक तक, मतलब 12 वीक समझ रहे हैं, 12 हफ्ते, तो 12 हफ्ते तक किसी को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना है, अबॉर्शन कराना है, 12 हफ्ते समझ गए, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो आप ले लीजिए 3 महीना, ठीक है। तो 3 महीना जो है, तो उसमें जो है आपको एक डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, एक डॉक्टर से बेसिकली वो सर्टिफाई होना चाहिए कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है टर्मिनेशन करा सकती है। तो ये मैं आपको एमटीपी एक्ट 1971 के बारे में बता रहा हूँ कि 12 हफ्ते पहले, तो ये हम लोग देख लेना कि अभी एक्ट है, इससे पहले एक्ट में क्या था। इसके अलावा जब 12 से 20 वीक, 20 वीक्स आप समझ रहे हैं, 12 वीक 20 वीक, तो ये इसमें लगभग हो गए 4 5, हाँ, तो 5 महीने हो गए। तो 20 वीक में बेसिकली 5 महीने हो गए, तो 20 वीक में बेसिकली 5 महीने हो गए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो है दो डॉक्टर्स दो डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन से दो डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन से जो है ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती थी, आपको ये पता होनी चाहिए। तो 12 वीक तक एक डॉक्टर और 12 से 20 वीक तक 2 डॉक्टर, ये एमटीपी एक्ट 1971 की तरह से हटा दिया गया है, नया एक्ट आया, ठीक है। और आफ्टर 20 वीक, मतलब 20 वीक के बाद, मान लीजिए किसी कंडीशन में उसके बाद भी कुछ फॉइटल एबनॉर्मलिटी है या कुछ भी है, चाहे पता नहीं चला कि प्रेग्नेंट है, तो उसमें भी कुछ रखा गया है, नहीं सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया आपको। 20 वीक के बाद जो टर्मिनेशन था वो अलाउड ही नहीं था, टर्मिनेशन वॉज नॉट अलाउड, टर्मिनेशन वॉज नॉट अलाउड, मतलब खत्म नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड जो है नॉट अलाउड, ठीक है। तो मैक्सिमम 20 वीक रखा गया था, मैक्सिमम 20 हफ्ता, इसमें जो है दो दो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे आप कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने एमटीपी एक्ट 1971 जो कि इसमें दिया नहीं था, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं कि जो नया एक्ट आया है 2021 वाला, इसमें बेसिकली बदलाव क्या किए गए हैं, इसमें बदलाव क्या किए गए हैं, ठीक है, इसमें बदलाव क्या किए गए हैं ये आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। तो जो ये 21 वाला जो एक्ट है, जो 21 वाला एक्ट है, इसको अमेंड किया गया 21 में, ठीक है। इसमें क्या बदलाव किया गया कि जो 20 वीक तक जो है, ठीक है, 20 वीक तक जो है बेसिकली, जो 20 वीक है तब तक एक ही डॉक्टर चाहिए, मतलब अप टू 20 वीक। पहले क्या था, 20 वीक तक 2 डॉक्टर चाहिए थे, अब 20 वीक तक एक डॉक्टर चाहिए। अब ऐसा क्यों है, मैं ये भी आपको बताऊंगा क्यों बदलाव किया गया। 20 वीक तक एक ही डॉक्टर चाहिए, और 20 से 24 वीक मतलब बढ़ा दिया गया, समझ रहे हैं ना। पहले 20 वीक के बाद वही नहीं था, संभव ही नहीं था। अब 20 से 24 वीक जो है बेसिकली, जो भी ऐसे केसेस होते थे ना, जो 20 वीक के बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने वाले, वो बेसिकली कोर्ट में जाते थे, और कोर्ट भी परेशान हो गई थी करना क्या है। तो 20 से 24 वीक जो है बेसिकली, इसमें जो है कुछ कैटेगरी के वुमेन को अलाउड है, कुछ कैटेगरी के वुमेन्स को अलाउड है। और उसमें जो है बेसिकली आप देख सकते हैं, रेप विक्टिम्स, वल्नरेबल वुमेन, डिफरेंसली वुमेन, दिव्यांग महिलाएं, माइनर्स, तो इनको बेसिकली कुछ अलाउ किया गया है। तो ये कुछ सर्टेन कैटेगरी है जहां पे अलाउ किया गया है, ठीक है। और 20 वीक तक एक डॉक्टर के उससे हो सकता है, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ये देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि अब जो है अविवाहित महिलाएं भी जो हैं, अब अविवाहित महिलाएं जो 24 वीक तक बेसिकली
कॉन्सेंसुअल, कॉन्सेंसुअल मतलब दो लोगों की सहमति से, जिसको मैंने लिव इन रिलेशनशिप बोला, साथ में रहना, कोहैबिटेशन। तो अगर इस तरह का रिलेशनशिप है और भले ही विवाहित है या नहीं है, तो 24 वीक तक प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट इंडिया में की जा सकती है। ये बात आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। और ये भी आपको पता होनी चाहिए कि 20 वीक तक एक डॉक्टर चाहिए और 24 वीक तक दो डॉक्टर चाहिए। और प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन आ गया, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया कि एमटीपीए 2021 में अगर 20 वीक तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना है तो एक डॉक्टर की उससे, वो क्या कहते हैं, सलाह से या एक डॉक्टर के परमिशन से हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। अगर 20 से 24 वीक तक कराना है तो एक ही डॉक्टर के परमिशन से हो सकता है, नहीं, उसमें दो डॉक्टर की परमिशन चाहिए। और यहाँ तक कि 24 वीक के बाद का भी जो है बेसिकली कुछ अगर वैसे केसेज हैं, डिफरेंट केसेज हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जिसमें माता के जान, जो माता होती हैं उनके जान को खतरा है, तो ऐसे केस में जो है बेसिकली वो इसके बाद ही मेडिकल बोर्ड, चूंकि उनके जान होता है, मेडिकल बोर्ड की सलाह से जो बेसिकली ऐसा हो सकता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये जो पीरियड है, ये जो पीरियड है, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया क्यों? आखिरकार जो, सॉरी, जो एक्ट पास हुआ उसमें बढ़ाया क्यों गया? उसमें क्यों बढ़ाया गया? क्यों, क्या जरूरत थी बढ़ाने की? तो उसका रीजन एक ये था, काफी केसेस जैसे आ रहे थे जो कि 20 वीक प्लस जो है वो टर्मिनेशन कराना चाहती थी, पहली बात। दूसरी बात, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। 50 साल पहले कोई एक्ट अगर हुआ है तो 50 ईयर्स बहुत लंबा समय होता है। आज हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी कर दिया जाता है और जो माता होती है उसको बेसिकली जान का कोई खतरा भी नहीं होता है। तो ये एक बेसिकली बड़ा कारण था कि इतने सालों के बाद जो है अपने पास टेक्नोलॉजी है, मेडिकल फैसिलिटीज है कि सेफली, सुरक्षा के साथ जो प्रेगनेंसी है वो 24 वीक तक टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक, तो आपको मोटा मोटा जो है ये एक्ट जो है ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट आपको कुछ पता होना चाहिए कि इंडिया की जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मतलब जो माताओं का जो निधन होता है, मतलब उनकी जो मृत्यु होती है बेसिकली गर्भ, बच्चे को जन्म देते वक्त, चाइल्ड बर्थ के टाइम जो है बच्चे के जन्म देते वक्त जो माताओं की मृत्यु होती है, उसमें इंडिया का जो है जो आंकड़ा है वो काफी अच्छा नहीं है, काफी अच्छा नहीं है। बेसिकली टारगेट यही है कि कम से कम 100 माइनस करना है अपने को, 100 माइनस करना है, लेस देन 100 बेसिकली अपने को पर लाख, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। तो 1 लाख अगर ऐसे कुछ बच्चों का जन्म होता है, 1 लाख महिलाएं ऐसे देती हैं जन्म, तो उसमें से अपने को 100 से कम आंकड़ा रखना है जिसमें जो है मृत्यु हो महिलाओं की। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे स्टेट है, मैं फिर बता देता हूँ कि अपने को 1 लाख महिलाओं पे हम लोग चेक करते हैं। और कुछ ऐसे स्टेट जैसे कि आसाम है, जैसे कि आसाम है, यहाँ की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। उसका एक कारण है, उसका एक कारण है क्योंकि वहां पे जो है टी प्लांटेशन होती है, आसाम में टी प्लांटेशन होती है। तो वहां पे जो लेबर होते हैं, जो लेबर होते हैं उनको ठीक से काम, मतलब फैसिलिटी नहीं मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो समझ रहे हैं ना, वो एक बड़ा रीजन है और ये बार बार न्यूज में आता भी है। तो बेसिकली आसाम का सबसे ज्यादा 200 प्लस, आप समझ रहे हैं, हमारा टारगेट 100 है और यहाँ 200 प्लस। इसके अलावा यूपी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ भी जो है काफी आंकड़े हैं, 160 प्लस ही है, या 197 भी जो है 2016 में मॉर्टेलिटी रेट था। तो आपको जो रिसेंट आंकड़े हैं वो आपको खुद से एक बार चेक करने हैं कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट तो 2016-18 में, कहते 17 या 19, 2017-19 जो है इसमें रिलीज हुआ था। तो एक बार चेक करिए कि अभी फिलहाल क्या है, हाल में कोई डाटा आया है या नहीं आया है। ठीक है, और पुराने आंकड़े क्या कहते हैं। तो आई एम होपफुल जो आपको अबॉर्शन के लॉज थे वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट अलाउड माइनर फीमेल्स, माइनर समझ रहे हैं, 18 माइनस, ठीक है, 18 माइनस जिनका एज है, उनको भी बेसिकली जो है प्रेगनेंसी को कॉन्सेंसस सेक्स, मतलब दो लोगों की सहमति से अगर कुछ ऐसी प्रेगनेंसी हो रही है तो उसको भी टर्मिनेट करने का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये भी एक जो है एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो बेसिकली ये कोर्ट जो है या पार्लियामेंट जो है बेसिकली इस बात पे ध्यान दे रहा है कि ये जो है जो माता होती है जिसके गर्भ में बच्चा होता है, तो उसके ऊपर जो है रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, तो महिला को बेसिकली अधिकार दिया जाए कि वो उस गर्भ को जो है बेसिकली रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो है सेंटर से भी कहा है, स्टेट से भी कहा है कि कुछ इस इन बातों पे ध्यान दें। तो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेज, तो इसमें बेसिकली एड्स के भी आंकड़े हैं इंडिया में ठीक ठाक। तो बेसिकली जो है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेज जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बेसिकली प्रॉपर्ली यूज करें, ताकि जो है सेक्स कम्युनिकेबल, जिसमें सेक्स के थ्रू जो बेसिकली कुछ डिजीज से कम्युनिकेट होती हैं, तो उनको किस प्रकार से रोका जाए। दूसरी बात, कॉन्ट्रासेप्शंस, इसको जो है बेसिकली ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें। ठीक है, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, मतलब ऐसी प्रेगनेंसी जो नहीं चाहिए वो नहीं हो। इसके अलावा अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटी, मान लीजिए ऐसी महिलाएं जो अपना अबॉर्शन कराना चाहती हैं तो उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी तो हो, आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है,
चाहे जो हॉस्पिटल है वहाँ प्रॉपर फैसिलिटी है या नहीं है उस लायक। ऐसे तो नहीं है, ऐसा भी एक डाटा आया कि आयुष्मान भारत का जो है बेसिकली जो डाटा क्लेम होता है, कितने लोगों का इलाज हो रहा है, मुफ्त हो रहा है, वो क्लेम कर लेते हैं उतने पैसे, और उतने लोगों का इलाज होता ही नहीं है। खुद के स्टाफ के नाम पे जो है वो क्लेम कर लेते हैं। तो ये सभी समस्याएं हैं, कोई भी स्कीम आएगी समस्याएं रहेंगी, लेकिन उसको किस प्रकार से जो है डील करना है, ये स्टेट को ध्यान देना चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले चर्चा किया डिनोटिफाइड ट्राइब, उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया बेसिकली अबॉर्शन लॉ इन इंडिया, जिसमें एमटीपी एक्ट 1971 और एमटीपी एक्ट 2021 क्या बदलाव किए गए इसके बारे में चर्चा किया, और क्या कमियां हैं उसके बारे में जाना, और क्या क्या किया जा सकता है वो हमने देखा। ठीक है, इसके अलावा ये क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो है इसके बारे में जरा देखते हैं क्या है। तो एनसीआरबी ने जो है बेसिकली रिलीज किया। तो एनसीआरबी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 1986 में एस्टेब्लिश हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर बॉडी है। ये सभी फैक्ट आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत ये बॉडी है और 1986 में स्टेब्लिश हुई थी। काम क्या है, बहुत ही एक सिंपल सी लाइन में दिया हुआ है, एक ऐसी एनसीआरबी बॉडी है, एक ऐसी संस्था है जो कि कंपाइल एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ डाटा ऑन क्राइम। तो क्राइम के डाटा और क्रिमिनल्स के डाटा, क्राइम डाटा एंड क्रिमिनल डाटा, मतलब क्राइम और क्रिमिनल्स के डाटा को जो है बेसिकली ये स्टोर करती है। क्राइम और क्रिमिनल्स के डाटा को बेसिकली ये स्टोर करती है। क्यों स्टोर करती है? ताकि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, पुलिस है और भी ढेर सारी एजेंसी है, वो एक बार चेक कर सके क्या सुधार हो रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, या किस फील्ड में, मतलब किस सेक्टर में, मतलब किसमें ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ हो, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे बच्चों के खिलाफ क्राइम कमिट किए जा रहे हैं, एससी एसटी के खिलाफ किए जा रहे हैं, या नेशनल नेशनल जो हार्मोनी है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बेसिकली राइट्स, दंगे जो होते हैं, तो इन सभी डाटा को जो है ये स्टोर करता है। एनसीआरबी की ये जिम्मेदारी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की। और इसके अलावा बेसिकली जो है हाँ, तो इसकी फाइंडिंग्स इस टॉपिक में बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है। सबसे पहली बात आपको एक दो तीन पॉइंट में बता देता हूँ। एनसीआरबी जो है ये रिपोर्ट निकालती है, 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकालती है एनसीआरबी, जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहला है क्राइम इन इंडिया, तो क्राइम इन इंडिया जो है ये रिपोर्ट निकालती है, पहली बात। दूसरी बात निकालती है एक्सीडेंटल डेथ, जो एक्सीडेंटल डेथ होते हैं, एक्सीडेंट के कारण जो डेथ होते हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड, सुसाइड मतलब आत्महत्या। तो ऐसे जो केसेज होते हैं उसको इसमें कंपाइल किया जाता है। तो पहला क्राइम इन इंडिया, दूसरा एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड, और तीसरा जो रिपोर्ट है वो है प्रिजन स्टेटिक्स। तो प्रिजन स्टेटिक्स वाला जो है, इसको पॉलिटिकल लेक्चर हम लोग किए हुए थे, पॉलिटिकल लेक्चर जो सितंबर मंथ का किए, उसमें प्रिजन स्टेटिक्स पे रिपोर्ट जो जारी किया था उसी को लेकर हम चर्चा किए थे। तो आपने देखा होगा, नहीं देखा जाके चेक कर लीजिएगा, क्वालिटी वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो एनसीआरबी जो है ये 3 रिपोर्ट, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट और प्रिजन स्टेटिक्स रिपोर्ट, तो काफी तीनों इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। उसके डाटा भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होने चाहिए। मोटा मोटी पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आपको नहीं पता होना चाहिए, मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए। जैसे ओवरऑल क्राइम के बारे में डाटा दिया हुआ है कि डिक्लाइन ऑफ 7.6% इन रजिस्ट्रेशन ऑफ केस है, ध्यान रखिएगा। ऐसी कोई एनसीआरबी कोई गारंटी नहीं लेता कि डाटा परफेक्ट है, ये डाटा परफेक्ट ऐसी कोई गारंटी नहीं लेता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ केस जो है बेसिकली ये कम हुआ है, ठीक है, 20 की अपेक्षा, ऐसा है। और देखिए क्या है, तो बेसिकली जो है सबसे पहले सुसाइड पे बात करते हैं। तो जो 2021 का रिपोर्ट है, सुसाइड, आत्महत्या, इसको आप कोट कर सकते हैं आंसर राइटिंग में कि 120 पीपल, 120 पीपल, 120 लोग जो हैं पर मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख लोग हो गए, ठीक है। तो पर मिलियन 120 पीपल, ठीक है, ये करते हैं सुसाइड हर साल करते हैं, पर मिलियन 120। अब सोच सकते हैं 10 लाख लोगों का ये आंकड़ा है और अपने देश की पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़ है। तो आप वहां से आप सोच सकते हैं कितने लोग सुसाइड करते हैं। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो रिपोर्ट में देखा गया कि जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, डेली वेज मतलब दिहाड़ी पे जो काम करते हैं, डेली वेज मतलब जिनको डेली काम करना है, डेली वेज अर्नर। तो डेली वेज अर्नर जो हैं, जिनको डेली काम करना है दिहाड़ी बेसिस पे, कहीं मजदूरी करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, जो जिनका शाम का अगर पैसे जो आते हैं उसी से उनका घर चलता है, समझ रहे हैं ना, उनके पास कुछ सेविंग्स नहीं है। सुबह गए कहीं पे 500 रुपये कमाए और शाम को जाके आटा और चावल खरीदते हैं या अपना तेल खरीदते हैं, जो भी करते हैं। तो बेसिकली ऐसे लोग सुसाइड बहुत ज्यादा करते हैं, और ऑब्वियसली है क्यों करेंगे आपको पता है,
उनको भी कुछ अपने जो बेसिक सुविधाएं हैं वो चाहिए, वो मिल नहीं पाते हैं, तो एक तरीके से मेंटल उनका टॉर्चर होता है और उनको जो है सुसाइड करना पड़ता है। तो ये बहुत ही मतलब एक तरीके से चिंताजनक ये आंकड़ा है। इसके अलावा ये देखा गया कि पेंडेमिक के तहत जो अपना अभी कोविड पेंडेमिक आया था, जो महामारी आई थी, इसमें बहुत ज़्यादा सुसाइड हुए हैं और नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो वो भी ऑब्वियसली है, वो भी एक तरीके से समझ सकते हैं हम लोग कि पेंडेमिक में काफ़ी लोग जो है वो घर पे रह गए, उनकी इकोनॉमी को प्रभावित हुई, उनका हेल्थ प्रभावित हुआ। काफ़ी लोग जो है उनके अपने अपने किसी के माता, किसी के पिता, किसी के भाई या किसी के बहन या कोई भी है संबंधी, उसकी मृत्यु हुई है। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मेंटल टॉर्चर था ये पेंडेमिक। तो उसको लेके भी जो है ये आंकड़े जो हैं सुसाइड के बढ़े हैं 2021 में 2020 की अपेक्षा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड हुए हैं 2021 में, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2-4 फैक्ट मैंने आपको सुसाइड के बारे में बता दिया, जो कि इस रिपोर्ट में अभी यहाँ पे नहीं दिया हुआ था। इसके अलावा वुमेन्स पे हम लोग आ जाते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो महिलाओं के खिलाफ जो है देख रहे हैं क्राइम में 15% की वृद्धि हुई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये पर लाख आंकड़ा दिया हुआ है, ये जो है पर लाख मतलब 1 लाख में जो है 64 महिलाएं जो हैं वो बेसिकली इनके अगेंस्ट क्राइम हुआ है। समझ रहे हैं ना, 1 लाख का ये आंकड़ा है, तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 50 क्या 70 60, हाँ 60 करोड़, ऑलमोस्ट 60 करोड़ महिलाएं हैं। तो ये आंकड़ा कितना नंबर्स संख्या की बात करें तो कितना बड़ा आंकड़ा है ये। तो ये जो है वो बढ़े हैं, ठीक है, 2021 में बढ़े हैं। तो जो ये बढ़ा है, कम से कम घटना तो चाहिए, घटना खत्म नहीं हो सकता एक बार में। तो ये एक बड़ा इशू है। इसके अलावा आप चिल्ड्रन का देख सकते हैं, साइबर क्राइम का देख सकते हैं क्या डाटा है। इसके अलावा मैं कुछ और डाटा आपको जो है कोट करना चाहता हूँ, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं और क्या डाटा है। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट पे बात करते हैं, क्योंकि रोड एक्सीडेंट पे भी यह रिपोर्ट एनसीआर भी देती है। रोड एक्सीडेंट ये एक बहुत बड़ा इशू है, रोड एक्सीडेंट वाला, ठीक है। रोड एक्सीडेंट, ठीक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया में तो बेसिकली कुछ ट्रैफिक रूल्स जो है ठीक से लोग फॉलो नहीं करते हैं, या रोड की क्वालिटी, इसका रीजन क्या है? तो रोड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक से साइन, जो रोड पे साइन चाहिए, 1 वे है, 2 वे है, कहाँ से टर्न है, समझ रहे हैं ना, ये सभी समस्याएं हैं। तो रोड की क्वालिटी है, प्रॉपर साइंस नहीं है, प्रॉपर वहाँ साइन और सिग्नल नहीं है, प्रॉपर साइन और सिग्नल नहीं है, ठीक है। एक तो ये समस्या है। दूसरी बात रोड क्वालिटी हो गया। दूसरी बात जो है यहाँ पे लाइसेंस जब हम लोग बनवाते हैं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, तो किस प्रकार से जो है लाइसेंस दिया जाता है, चेक किया जाता है, नहीं चेक किया जाता है, लाइसेंस दे दिया जाता है। तो ये जो 2 मेजर पॉइंट है वो है ही। दूसरी बात जो नंबर्स है, नंबर्स में ऑब्वियसली ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नंबर्स बहुत ज्यादा है। और मेरे ख्याल से फर्स्ट नंबर पे है हाल में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसने जो डाटा दिया था उसके हिसाब से इंडिया नंबर 1 पे था। इन परसेंटेज नहीं, नंबर्स मतलब संख्या के हिसाब से, कि काफी ज्यादा लोग जो हैं यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हुए थे। और जो नंबर मैं आपको रिसेंट का नंबर बताता हूँ 2020 और 21 का, उससे आपको आइडिया लगेगा 2020 और 21 का, उससे आपको आइडिया लगेगा। तो जो रोड एक्सीडेंट हुए वो 2020 में 3.54 लाख हुए, 3.54 लाख इतने हुए। और 2021 में जो बेसिकली वो 4.03 लाख, ठीक है, ये हुए। तो आप देख सकते हैं 20 की अपेक्षा 21 में कितनी ज्यादा वृद्धि हुई है। लगभग 50,000 जो है वो रोड एक्सीडेंट हुए हैं। और डेथ अलग है, ये डेथ नहीं है। डेथ के बारे में हम लोग देखते हैं, 1.33 लाख जो था 2020 में था, 1.33 लाख, और 1.55 लाख जो है बेसिकली ये हो गया। तो यहाँ पे भी जो है बेसिकली 22 लाख की वृद्धि हुई है डेथ में। समझ सकते हैं, अगर 1.5 लाख लोग जो है मर रहे हैं सिर्फ रोड एक्सीडेंट की वजह से, तो ये कितनी बड़ी भयावह चीज है। तो ये जो है आप आंकड़े जो है कोट कर सकते हैं कि लगभग लगभग 1.5 लाख लोग जो हैं 2021 में सिर्फ रोड एक्सीडेंट की वजह से इनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट आंकड़े थे इसके बारे में आपको चर्चा किया। एनसीआर भी रिपोर्ट जारी करती है 3 इंपॉर्टेंट, क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड, प्रिजन एस्थेटिक्स। और प्रिजन एस्थेटिक्स के बारे में विस्तार से हमने पॉलिटी वाले लेक्चर में चर्चा की थी, जो बहुत पहले अपलोड हुआ था 2-3 हफ्ते पहले। और इसमें जो है बेसिकली एक्सीडेंट के बारे में चर्चा किया, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में चर्चा किया। और दिल्ली में बहुत ज्यादा रेप केसेज, दिल्ली जो कि कैपिटल रीजन है, फिर भी इसके बावजूद जो है बेसिकली 2 माइनर वुमेन, समझ रहे हैं, जिनकी उम्र महिलाएं की 18 साल से कम है, 18 ईयर से जो जिनका एज कम है, ऐसी जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, उनका बेसिकली दो माइनर वुमेन पर डे, हर दिन जो है इनका जो है रेप होता है। ये दिल्ली का आंकड़ा है। और उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और आई थिंक इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली का है, क्योंकि सभी जगह से लोग यहाँ आते हैं, अपना काम करते हैं। एक ये आंकड़ा हो सकता है।
और इसके अलावा जो है एनसीआर, और इसके अलावा जो है बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल 2021 में जो है बेसिकली ये महिलाओं का पे ऊपर जो है 15% जो है वो इंक्रीज हुआ क्राइम रेट। ठीक है, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक बात जो आपको पता होनी चाहिए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाला जो आंकड़ा है, अगर आपसे पीसीएस में पूछ दे, या प्रीलिम्स में, यूपीएससी या पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछ दे कि सबसे ज्यादा क्राइम जो है, सबसे ज्यादा क्राइम किस स्टेट में होते हैं, तो बेसिकली जो हाल का आंकड़ा है उसके हिसाब से यूपी, फिर सेकंड नंबर पे राजस्थान, और तीसरे नंबर पे जो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली ये आंकड़े हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेके। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि पर लाख जो है 56 से बढ़कर 64 ये आंकड़ा हो गया है, 15% की इंक्रीज हुई है। इसके अलावा कम्युनल राइट, आप लोग न्यूज में देखते होंगे, दंगे, सांप्रदायिक दंगे, दो रिलीजन के बीच में आपस में लोग भिड़ जाते हैं, किसी साइंस को लेकर, किसी सिंबल को लेकर, देवी देवता को लेकर, या किसी भी चीज को लेकर, बेसिकली बिना मतलब के, चाहे जो भी रीजन हो, कुछ कुछ ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे नालायक लोग होते हैं जिनकी वजह से ये दंगे जो हैं वो और ज्यादा वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जो बेसिकली हाँ, जो टॉप पे रहा झारखंड, सबसे टॉप पे रहा था झारखंड। झारखंड पे बेसिकली दंगों के लिए टॉप पे रहा, ये दंगों के लिए, कोई अच्छी चीज के लिए टॉप नहीं रहा, दंगों के लिए 100 केसेज लगभग आए राइट्स के। और महाराष्ट्र में जो है आप देख सकते हैं 71 केसेज, 77 केसेज आए। ठीक है, 77 केसेज। तो जो राइट्स का मैंने आपको डाटा दिया, ये भी आप कोट कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा झारखंड में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, जो कि सही नहीं है। ठीक, तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो है बेसिकली इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। तो 3 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, डिनोटिफाइड ट्राइब एंड अबॉर्शन लॉ इन इंडिया, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। ठीक, इसके अलावा आइए शॉर्ट न्यूज जो है उसको हम लोग तेजी से देखते हैं क्या है इसके अंदर, बहुत ज्यादा समय इस पे नहीं देंगे। तो सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, एक तरीके से रिपोर्ट ये जारी होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत जो है बेसिकली ये रिपोर्ट जारी होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स होते हैं। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, मतलब जो बर्थ रेट है पर 1000, 1000 जन्म होता है उसमें बर्थ रेट, 1000 पॉपुलेशन पे चेक किया जाता है, और क्रूड डेथ रेट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन किया है। आप 2 आंकड़े ले लीजिए ताकि ज्यादा आपको पता चले। 2014 में जो है बर्थ रेट 21 था, और ये माफ कीजिएगा। तो जो डेथ रेट है बेसिकली उसमें आप देख सकते हैं कि ये डिक्लाइन हुआ है, तो ये अच्छी बात है। डेथ रेट डिक्लाइन हुआ, ये अच्छी बात है। बर्थ रेट डिक्लाइन हुआ, ये भी अच्छी बात है। पॉपुलेशन इंडिया का इंक्रीज हो रहा है काफी ज्यादा। बेसिकली इंडिया का पॉपुलेशन रेट डिक्रीज हुआ है। आपसे यूपीएससी पूछे ग्रोथ रेट, हिंदी में कह लीजिए वृद्धि दर, पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि दर मान लीजिए, ये बेसिकली डिक्रीज हुआ है, पिछले कई डिकेड्स में डिक्रीज हुआ है। लेकिन अभी भी जो है कुछ भी ग्रोथ रेट रहेगा। मान लीजिए अभी इंडिया का लगभग, मैंने डाटा चेक किया था 2021 का, इसमें लगभग 0.8% ग्रोथ रेट है इंडिया का। ठीक है, लेकिन ग्रोथ तो कर रहा है ना, इस ग्रोथ रेट के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ तो कर रहा है, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, ठीक है, और 0.8% का भी हम लोग इस पे आंकड़ा लगा दें तो कुछ ना कुछ तो आंकड़ा आएगा ही ना। बेसिकली 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख लोगों पे 0.8% से 100 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, उस पर अगर आप आंकड़ा लगा देंगे तो उतने पॉपुलेशन तो वृद्धि अभी हो ही रही है। तो अभी फिलहाल इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। ग्रोथ रेट अभी भी पॉजिटिव है। ग्रोथ रेट जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, जब निगेटिव हो जाएगा तब पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। तो कई कंट्रीज ऐसी हैं यूरोप में जिनका ग्रोथ रेट नेगेटिव है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बेसिकली ग्रोथ रेट कई कंट्रीज का बहुत ज्यादा है, 3+ है। तो वहाँ का पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपने जैसे, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स बेसिकली होते हैं, तो उसमें पिरामिड जो होते हैं, एक तरफ होता है एज, एक तरफ होता है मेल फीमेल, ऐसे कुछ होता है, मुझे ठीक से आंकड़े मुझे पता नहीं है। इसमें बेल शेप्ड होता है, इनवर्स पिरामिड होता है, बेल शेप होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप ठीक से उसमें देख लीजिएगा। तो ये जो पॉपुलेशन जो रेट है, तो ग्रोथ रेट जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करता रहेगा, और जब भी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाएगा तब पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, और जीरो अगर रहेगा ग्रोथ रेट तो बेसिकली जितना पॉपुलेशन है उतना मेंटेन रहेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल फर्टिलिटी रेट,
ये आपको पता चाहिए होता क्या है। तो एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ, एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ ए वुमेन वुड गिव, मतलब एक महिला है तो एक अपने जीवन काल में, मतलब पूरा उसका जीवन काल जो है, जो उसका रिप्रोडक्टिव एज है, रिप्रोडक्टिव एज जो है शुरू होता है 50-55 साल तक खत्म हो जाता है, तो उसमें बेसिकली वो कितना जन्म देती है। तो आप देख सकते हैं वो डिक्रीज हुआ है। पहले जो रिप्रोडक्टिव रेट जो ये था, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये बेसिकली 2.3 था, मतलब एक एवरेज महिला जो था इंडिया में वो 2.3 बच्चों को जन्म देती थी। ऑब्वियसली कोई 0.3 बच्चों को तो जन्म देगा नहीं, या तो 2 देगा या 3 देगा, लेकिन जो एवरेज निकाला गया है तो ये आंकड़ा आ रहा है। लेकिन अभी हाल का जो आंकड़ा आया है वो 2.0, जो कि अच्छा है, जो कि एक तरीके से अच्छा है, और पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है बेसिकली ये रोकने में सहायक होगा। नियोनटल मोर्टेलिटी रेट, मतलब 28 दिन जब बच्चा जन्म लेता है तो 28 दिन जो है शुरुआत में, उसमें 1000 बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु होती है, समझ रहे हैं। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है एक तरीके से वो अलग होता है, उसमें 1 साल के बच्चों का चेक किया जाता है, 1 साल के अंतर्गत बच्चों का चेक किया जाता है। यहाँ पे 28 दिन जो है नियोनटल जो है इसको चेक किया जाता है। तो ये भी जो है डिक्रीज हुआ है, ये भी अच्छी बात है। तो जनरली जो है वो सभी चीजें डिक्रीज हुई हैं, जो कि अच्छी अच्छी पैरामीटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कोट कर सकते हैं 2014 से 2020 में जो भी ये स्वास्थ्य हेल्थ वेलफेयर स्कीम जो भी चलाई गई हैं, चाहे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो, चाहे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस हो, चाहे एनीमिया, जो भी एनीमिया के लिए जो अभियान चलाया गया है, उससे फायदा हो रहा है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जो जो बच्चे का जन्म होता है उसमें ओवर ब्लीडिंग के कारण से भी जो है वो महिलाओं की मृत्यु होती है। तो ये सभी जो है आप आंकड़े कोट कर सकते हैं, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स इनको कहते हैं, एसआरएस रिपोर्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा आती है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल हेल्थ अकाउंट, तो नेशनल हेल्थ अकाउंट जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एस्टिमेट जो है, ये ये जो है बेसिकली देखती है कि कितना खर्चा आ रहा है। हेल्थ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत जो है बेसिकली ये डाटा रिलीज किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। इसमें बेसिकली जो है हेल्थ के ऊपर प्रोग्रेस इन डिफरेंट हेल्थ फाइनेंसिंग, तो गवर्नमेंट जो है कि वेलफेयर स्टेट तभी बनेगा जब गवर्नमेंट जो है हेल्थ हो, हेल्थ हो और एजुकेशन हो, पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य, इस पर गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी, ठीक है, एक्सपेंडिचर, तभी वेलफेयर स्टेट ठीक से बन पाएगा। तो उस पे रिलेटेड जो है ये डाटा रिलीज होता है कि हेल्थ से कितना बेसिकली एक्सपेंडिचर हो रहा है, वही है नेशनल हेल्थ अकाउंट। तो इसमें एक दो डाटा है जो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, हो सकता है अमाउंट जो है वो इंक्रीज हुआ हो, लेकिन लेकिन जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो कम हुआ है। तो पहले जो था 2013-14 में 4% ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर होता था, अभी फिलहाल जो है हाल का आंकड़ा, उसमें 3.2% जो है ये डिक्रीज कर गया है हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो जो कि इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि इसको फिर से बढ़ाए एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो ये टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है, टीएचई क्या है, ये टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो कि प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट जो भी हैं हॉस्पिटल्स, और गवर्नमेंट, इनका दोनों का सामूहिक आंकड़ा है। ये आपको पता होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात आई है, तो ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, बता दिया आपको। तो नेशनल हेल्थ अकाउंट, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जीडीपी के परसेंटेज में इंडिया का जो है हेल्थ एक्सपेंडिचर, इंडिया का कम हुआ है, तो हाँ कम हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इस तरह के जो भी होते हैं रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती है ये आपको पता होना चाहिए। जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट जो है बेसिकली ये अंदेशा, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। तो ये रिपोर्ट, जितने भी ये रिपोर्ट होते हैं, इंडेक्सेज होते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक, सॉरी ग्लोबल हंगर इंडेक्स हुआ, जो कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और क्या कहते हैं वेल्थ हंगर लाइफ रिलीज करती है। इसके अलावा ऐसे ही मैंने पिछले जो क्लास थे उसमें बताया था ये, तो ऐसे कई रिपोर्ट होते हैं, वो रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो रिपोर्ट, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे यूनेस्को का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वर्ल्ड बैंक का, अंकटाड का, ये सब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं के रिपोर्ट आते हैं। वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनेस्को, तो इन 4-5 ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट करती हैं, जनरली यूपीएससी यही पूछती है, जनरली यूपीएससी यूपीपीएससी से क्वेश्चन आते हैं, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन जो भी रिपोर्ट निकालती हैं, ठीक है। और इंडिया, खासकर नीति आयोग जो इंडिया में निकालती है, तो ये सभी रिपोर्ट जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनेस्को, ठीक है। तो अंदेशा जो है ये भी यूनाइटेड नेशन का एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने बेसिकली जो है ये वुमेन के ऊपर जो है जेंडर स्नैपशॉट का, और इसमें जो फाइंडिंग्स रही, जो पाया गया कि 286 साल और लगेंगे, लगभग 300 साल, लगभग 300 साल और लगेंगे, जिस रेट से हम लोग महिलाएं जो हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, तो उसमें जेंडर इक्वालिटी, जैसे SDG 5
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो है अपना टारगेट है, तो इतने साल लग जाएंगे, ठीक है, वो अचीव करने में इक्वालिटी। आइए नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आईएलओ भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो है ये रिपोर्ट देती है, ये आपको रिपोर्ट रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट और ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक लिस्ट बना लीजिए। नहीं तो जैसे मैं शॉर्ट टॉपिक्स में जो करा रहा हूँ, प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट, उसमें मैं कवर करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो रिपोर्ट और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आप खुद से कर लीजिए, अच्छी बात है, नहीं तो मैं कवर कराऊंगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसने पाया गया कि फोर्स लेबर और फोर्स मैरिज, तो ऐसा पाया गया कि भाई बंधुआ मजदूरी खत्म हो गई है, ऐसी बात नहीं है भाई, अभी भी है। काफी लोग जो है बेसिकली इकोनॉमिकल क्राइसिस है, उनको बेसिकली फाइनेंशियली जो है वो वीक हैं, तो उनको ऐसे कुछ काम कराया जाता है जो नहीं चाहते हैं, फिर भी करना पड़ रहा है, तो ये एक बड़ी बात है। और फोर्स मैरिज, मान लें उनको शादी करनी पड़ रही है, उनके ऊपर जो है शारीरिक मानसिक और जो भी है, तो उनको फेस करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसे परिवार में या ऐसे उसमें रहती हैं कि जहाँ वो रहना नहीं चाहती हैं, फिर भी उनको बेसिकली रहना पड़ रहा है। तो इस तरीके का बेसिकली ये रिपोर्ट पाया गया, ठीक है, मॉडर्न स्लेवरी का। अभी भी ये कंपोनेंट्स हैं, फोर्स लेबर और फोर्स मैरिज। और ये रिपोर्ट जो है वो आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट करती है, ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। ई बाल निदान क्या है? तो एनसीपीसीआर जो है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो कि मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की बॉडी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, महिला और बाल विकास, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो है ई बाल निदान मतलब निदान हिंदी वर्ड है, निदान हिंदी वर्ड है कि मतलब किसी भी चीज को जो है आप सॉल्व करना चाहते हैं, किसी भी चीज को आप सॉल्व करें, उसके निदान है, उसे निदान पाया जाए, बीमारी से निदान पाया जाए। तो वही है कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इस बॉडी के तहत, कि भाई कोई भी बच्चे का कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, या उनका मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, मानसिक, शारीरिक या यौन, समझ रहे हैं ना, तो उसका कुछ हैरेसमेंट हो रहा है, तो कोई भी, आप भी कर सकते हैं, आप अगर कहीं ढाबे पे जाते हैं और ढाबे पे देखते हैं कि इस बच्चे के साथ गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आप ये ई बाल निदान पे आप करिए, गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो एनसीपीसीआर, ये इसकी बेसिकली ये पोर्टल है, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन मेघ चक्र, तो सीबीआई ने जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये बेसिकली जो है ऑपरेशन मेघ चक्र जो है ये लॉन्च किया था। और इसमें जो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, मतलब ऐसे जो पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो बच्चों से संबंधित जो आपत्तिजनक जो वीडियोज हैं या तस्वीरें हैं, उसको वायरल करना, ठीक है, उसको सर्कुलेट करना, तो ये सभी जो है प्रतिबंधित है इंडिया में, तो आप ये सभी नहीं कर सकते। और उस पर बेसिकली होता है, ऐसे कुछ साइट्स हैं इस पे होता है, तो उसको किस प्रकार से जो है साइबर कंट्रोल कैसे किया जाए, तो उसके लिए ऑपरेशन मेघ चक्र। तो मेघ बेसिकली इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी क्लाउड यूज होता है ना, क्लाउड, जहाँ पे, तो वही बेसिकली जो है यूज किया गया है। तो ये ऑपरेशन मेक चक्र आपसे प्रीलिम्स में पूछ दे कि किस संबंध में है, तो चाइल्ड के सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल, जो चाइल्ड संबंधित पोर्नोग्राफी है, उसको रोकने के लिए है, ठीक है। इसके अलावा नोटिफाइड डिजीज, तो नोटिफाइड डिजीज क्या होता है? नोटिफाइड डिजीज बेसिकली ये होता है कि जिसको नोटिफाई करना पड़े, जैसा कि मैंने पहला टॉपिक आज का किया डी नोटिफाइड ड्राइव, तो जिसको डी नोटिफाई किया गया, नोटिफाइड से नोटिफाई करना पड़े। तो ऐसे कुछ डिजीज हैं, जैसे आपको अगर एड्स होता है, ठीक है, मलेरिया होता है, टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो आप सर्कुलेट कर सकते हैं। टीबी मान लीजिए आपको होता है, आप खांस रहे हैं, आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, एमडीआर टीबी है, चाहे एक्सडीआर टीबी है, एक्सटेंसली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। तो अभी आप बगल में कोई बंदा बैठा है पब्लिकली, होटल और रेस्टोरेंट गए और आप जाके उसके बगल में खांस दिए, तो चांस है, ठीक ठाक कम्युनिकेबल डिजीज है, उस बंदे को भी हो जाए, ठीक है। तो आपको बेसिकली जहां भी दिखाते हैं, जहां भी चेकअप कराते हैं डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल के पास, तो उन डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को जो है बेसिकली गवर्नमेंट अथॉरिटी को ये रिपोर्ट करना पड़ेगा कि इतने लोग और डिटेल जो है कि बेसिकली ये इस बीमारी का जो भी नोटिफाइड डिजीज है, जिनको नोटिफाई किया गया है, ये सभी आप लिस्ट देख सकते हैं, जिनको नोटिफाई किया गया लिस्ट आप देख सकते हैं, तो ये सभी लिस्ट है। तो इनको बेसिकली आपको करना, आपने कोविड में चेक किया, कोविड में था कि भाई यार कोविड होता है, तो सबके पास एक ऐप था, उसमें वो बेसिकली पिन करता था कि भाई मुझे कोविड हुआ है, डाटा देता था। तो बेसिकली इस तरह की डिजीज आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसको लेके गवर्नमेंट जो है ये नोटिफाइड डिजीज का एक लिस्ट बनाई है, जिसको गवर्नमेंट अथॉरिटी को बताना पड़ता है कि मुझे ये डिजीज है। तो आज जो है हम लोगों ने कुछ शॉर्ट टॉपिक्स किए, सबसे पहले प्रीलिम्स के फैक्ट में डिफेंस एक्सरसाइज देखी, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। तो ये सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा, और आपका जो है बेसिकली मई जून तक और सारे करंट अफेयर्स में कवर कराए जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग तब तक शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक से पढ़ते रहिए,
आई एम होपफुल आप लोग ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रीलिम्स की भी तैयारियां आप शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि 5 महीने बचे हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं होते हैं, यूं ही निकल जाएंगे, ठीक है, यूं ही निकल जाएंगे। और टेस्ट देना जो है वो शुरू कर दीजिए। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, कन्फ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो टेस्ट देंगे, इससे आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा, कौन सा ऑप्शन टिक मारना है, ठीक है। किसी को भी नहीं आते हैं, आप सब कुछ पढ़ लीजिए। एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, राजीव वहीर पढ़ लीजिए, रमेश सिंह पढ़ लीजिए, सारे बुक्स पढ़ लीजिए, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो आई एम होपफुल कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, और फिर से हम लोग कल मिलेंगे, ये क्लास रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है। चलिए बाय, जय हिंद।